नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए आपको बताएंगे कैबिनेट की अहम बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने कई यह प्रस्ताव। योगी सरकार प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी साझा करी है कि योगी कैबिनेट में कुल 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिनमें से यूपी गंगा एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही सिविल निर्माण के लिए 19,754 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी हुआ है। योगी कैबिनेट बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के आरएफक्यू और आरएफपी को मंजूरी दी गई है, तो वहीं 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी मिली है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क को देखते हुए एयरपोर्ट के लिए 91.777 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी, जिनमें से कुछ जमीन रक्षा मंत्रालय से ली जाएगी, लेकिन जो जमीन रक्षा मंत्रालय से ली जाएगी उसकी एवज में, उसके बदले में जमीन भी दी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इसका स्वागत किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि गाय हमारे लिए केवल एक पशु नहीं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। योगी सरकार गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रही है। हम सबका दायित्व बनता है कि गौ माता का हम पूजन करें, अर्चना करें, उनकी सेवा करें। आज की जो गौ माता की दशा है वास्तव में वह चिंताजनक है और इस सब के जिम्मेदार हम ही आप हैं, कोई दूसरे धर्म वाले नहीं हैं, हम ही आप हैं। गाय को हम पालते हैं, जब तक दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यह गलत है। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। अगर दंड सरकार ने देगी तो भगवान जरूर देगा। इसलिए राष्ट्र गौ माता हमारी हैं और हम तो न्यायाधीश से ऐसा निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र गौ माता घोषित करें तो और अच्छा होगा। तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। इस बार वो अपने दौरे की शुरुआत अयोध्या से करने वाले हैं, जहां रुदौली कस्बे में वो 7 सितंबर को वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी कि 9 नवंबर को ओवैसी बाराबंकी जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चर्चा ये भी सामने आ रही है कि ओवैसी इस चुनावी गठबंधन का विस्तार कर सकते हैं। उनका गठबंधन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाते हुए भी हो सकता है। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी कोई शोषित वंचित सम्मेलन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने तंज कसा है। मोहसिन रजा ने साफ तौर पर कहा कि ओवैसी के मन में राम राज्य की परिकल्पना है, इसीलिए तो वो अयोध्या से अपने सम्मेलनों का आगाज कर रहे हैं। किए गए गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु राम के दरबार पहले जा रहे हैं और वहां जाकर माफी तवाफी करेंगे। पहले माफी मांगेंगे कि जो गलतियां हमसे पूर्व में हुई हैं, हे प्रभु श्री राम उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा रोड़ा बने रहे आपके मंदिर बनने में। हमने आपके कार सेवकों पर अत्याचार करवाए, हमारी सरकारों में हुए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब आपका जो रामराज स्थापित है, हम उसी रामराज में रहना चाहते हैं। इसलिए हम सब आपके दरबार में आए हैं और आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण की आधारशिला रखी गई है, उसमें हम भी अपना कहीं ना कहीं सहयोग आज अयोध्या में आकर देना चाहते हैं। ये प्रायश्चित है और कुछ। छत्तीसगढ़ से गुमशुदा हुई महिला आरक्षक को यूपी के वृंदावन से पुलिस ने बरामद कर लिया। पिछले 8 महीने से गायब रही आरक्षक ने अपने पुलिस अधिकारी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था।
तो वहीं रायपुर से पहुंची पुलिस ने जब महिला को अपने साथ लाने की कोशिश करी तो महिला ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और साथ चलने से इनकार कर दिया। ऐसे में रायपुर पुलिस ने 2 स्थानीय लोगों को सुपुर्दगी देकर हस्ताक्षर करवा लिए और वापस लौट आए। आपको बता दें कि अचानक गायब होने के बाद से ही महिला आरक्षक की सरगर्मी से तलाश जारी थी। कुछ दिनों पहले ही रायपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि महिला आरक्षक वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर किराए की पोशाक और कंठी माला की दुकान चलाकर जीवन यापन कर रही है। छत्तीसगढ़ से गुमशुदा हुई महिला आरक्षक को यूपी के वृंदावन से पुलिस ने बरामद किया है। पिछले 8 महीने से गायब रही आरक्षक ने अपने पुलिस अधिकारी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। तो वहीं रायपुर से पहुंची पुलिस ने जब महिला को अपने साथ लाने की कोशिश करी तो उसने जमकर हंगामा भी काटा। मजबूर होकर रिजाइन दे के आई हूँ और इन लोग ना जानबूझ के सब लोग मिल के मेरे घर परिवार सबको मिलवा के मेरे को जबरदस्ती वो कर रहे हैं, इसमें गुमशुदगी का रिपोर्ट करवा रहे हैं, जबकि इनको सबको पता है कि मैं वृंदावन में हूँ। ऐसे क्या कारण रहे कि आपको? मैं 2007 से जब ज्वाइनिंग हुआ था, तब मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी 2009 में, तब वहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जाता था। ट्रेनिंग सेंटर में ब्लू फिल्म दिया जाता था, उसमें बोला जाता था कि आप लोग भी महिला आरक्षक लोग ब्लू फिल्म हमारे साथ वैसे संबंध बनाओ, नहीं बनाओगे तो आप लोगों को मतलब छुट्टी नहीं दिया जाएगा, आप लोग को परेशान किया जाएगा। तब भी मैं उस समय कंप्लेन की थी। फिर 2016 में जब मैं ड्यूटी कर रही थी रायगढ़ में, जब मेरी पोस्टिंग थी, तब भी 2 पुलिस वाले के खिलाफ मैं कंप्लेन की थी। तो मेरी लड़ाई लड़ने की वजह से विभाग की बदनामी होगी बोल के मेरे को पुलिस वाले सब मिल के परेशान किया और रिजाइन देने के लिए डीएम अवस्थी मेरे को मजबूर किया और यूबी चौहान, तब मैं रिजाइन दे के यहाँ आई हूँ। वहीं फिरोजाबाद बुखार मामले में डीएम चंद्र विजय की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इलाज में लापरवाही बरतने वाले 3 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सैलई डॉक्टर गिरीश श्रीवास्तव और डॉक्टर सौरभ सस्पेंड हो चुके हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रुचि यादव भी निलंबित हुई हैं। सख्त चेतावनी के बाद भी लापरवाही बरती जा रही थी और इसी मामले के चलते उनको निलंबित किया गया है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी फिरोजाबाद से इस वक्त की सख्त चेतावनी के बाद भी लापरवाही बरतने के आरोप में इन तमाम डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। इस टिप्पणी का समर्थन करते हुए और प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत करी है। देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जिस तरह की टिप्पणी गाय को लेकर जो है निकलकर सामने आई कि जो राष्ट्रीय पशु है घोषित कर देना चाहिए, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? निश्चित तरीके से वो टिप्पणी जो है का मैं समर्थन करता हूं और गाय एक लाभकारी पशु है और सबको फायदा पहुंचाता है और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस संबंध को पहले से ही संज्ञान में लिए हुए है। इसीलिए जो भी छोटा जानवर है, जिसमें गाय भी है बैल भी है, जो लोग भी 4 से अधिक जानवर अपने घर पे रख सकते हैं लिखा पढ़ी में, उनको 900 रुपये प्रति जानवर प्रति महीना हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनको देने का काम करती है जानवरों को रख रखाव के लिए। तो जो ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है वो टिप्पणी से मैं सहमत हूँ। इसके अलावा सर एक टिप्पणी और निकलकर सामने आई है, जो मदरसों को सरकारी जो फंड मिलता है उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सवाल जो उठाए गए हैं, उसको किस तरीके से देखेंगे? मदरसों को जो फंड ज़्यादा है वो दुनियावी शिक्षा के लिए जाता है कि सभी प्रकार की शिक्षा उनको दी जाए, सभी धर्मों के बारे में और दुनिया के बारे में जो शिक्षा होती है वो देने का काम किया जाए। और अगर वो केवल उसको धार्मिक शिक्षा ही देने का काम करते हैं तो मेरी समझ में गलत है, क्योंकि मात्र किसी व्यक्ति को केवल एक ही धर्म के बारे में बताया जाएगा तो दूसरे धर्म के बारे में उसको जानकारी नहीं होगी, तो अपने आप जो है दिमाग में अलगाव पैदा होगा और वो पूरी जानकारी नहीं होगी। और इसलिए पूरी जानकारी होने के लिए सभी धर्मों के बारे में और दुनिया की सभी चीज़ों के बारे में
बताया जाना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में जो है आने वाले समय में चुनाव है, किसान लगातार जो है प्रदर्शन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि कितना असर जो है पड़ सकता है? कुछ किसान आंदोलित हैं, बड़े पैमाने पे किसान आंदोलित नहीं हैं। यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में अगर देख लें तो 10% किसान भी आंदोलित नहीं हैं। कुछ लोग आंदोलित हैं, राकेश टिकैत जी आंदोलन पे बैठे हुए हैं और किसान बीजेपी के साथ है, उसको 6,000 रुपये साल में मिलते हैं, तो 2,000 की किस्तें, और डीएपी खाद पे 50% की 50% की छूट है। हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी की योजना के तहत उनको सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फसल का उत्पादन दूना हो और किसान की आय दूनी हो, इस पर प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है, सुविधाएं दे रही है। खुद राकेश टिकैत जी ने अपने एक बयान में कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, मतलब आने वाले समय में खुद बीजेपी को वोट करेंगे, तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अंतिम प्रश्न, कल राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर जो है सवालिया निशान उठाए, जीएसटी की नई परिभाषा जो है दी गई, किस तरीके से देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार महंगाई पर जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देखिए, कहीं पर कोई आंदोलन आपको महंगाई के सवाल पर नहीं दिख रहा, केवल विपक्ष बोलता है, जनता उनके साथ खड़ी नहीं है। इस कोरोना पीरियड में जब हवाई जहाज़ बंद थे, रेलगाड़ियाँ बंद थी, फैक्ट्रियाँ बंद थी, दुकानें बंद थी, उस सब चीज़ों के बाद भी केंद्र सरकार सरकारी लोगों को, टीचर्स को, सरकारी सेवा में जो सबको तनख्वाह देती रही, वेतन देती रही, और 8 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया, उनके खाते में 1,000 रुपये दिया। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया, आज भी मुफ्त में राशन देने का काम इस समय में कर रही है। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देने का काम कर रही है। कोरोना पॉजिटिव लोगों को भी मुफ्त में इलाज करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब उस पर डीजल पेट्रोल पे अगर कुछ दाम बढ़े हैं तो डीजल पेट्रोल कौन लोग खरीद रहे हैं? वो लोग खरीद रहे हैं ज़्यादातर जिनके पर जो 10-5 रुपये खर्च कर सकते हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में, लोगों की जान बचाने में अगर कोई 10-5 रुपये का महंगा डीजल पेट्रोल खरीद लेता है तो वो खरीदने वाला विरोध कोई नहीं कर रहा। जो डीजल खरीद रहा है, पेट्रोल खरीद रहा है, वो कोई विरोध नहीं कर रहा। अगर कोई विरोध कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है, क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से, जनता जान रही है इस समय देश में लोगों की जान बचाने की, कोरोना से निपटने की, लोगों की मदद करने के लिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है इस पीरियड में, वो कोई नहीं कर पाया अभी तक के, सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर पाई। इसलिए आम जनता बीजेपी के साथ खड़ी हुई है और इस मुद्दे को उछाल रहे हैं उस पर जनता एग्री नहीं है, जनता तैयार नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए, सत्ता के किले को फतेह करने के लिए कवायद तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां आवाम का दिल जीतने के लिए हर परिवर्तन को तैयार हैं। सत्ता परिवर्तन करने के लिए कुमाऊं मंडल में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा, दोबारा सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए इन दोनों पर है। सत्ता की अभिलाषा हर किसी को बदलने पर मजबूर कर देती है। देवभूमि का मौसम और उत्तराखंड की सियासत भी परिवर्तित होती रहती है, कभी कांग्रेस के पास तो कभी बीजेपी के पास। मौजूदा समय में बीजेपी सत्ता पर काबिज है और कांग्रेस सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए खुद पर परिवर्तन के साथ सत्ता परिवर्तन की बात भी कह रही है। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तराखंड में चलाने की बात कह रही है। इसके लिए कांग्रेस ने रूट प्लान जारी कर दिया है। रणनीति के तहत 4 दिन में उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 13 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा के जरिए बदलाव का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के अलावा
4 कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य दिग्गज भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा कुमायूं मंडल कूच की है। 3 सितंबर को खटीमा स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद रामलीला मैदान में जनसभा होगी। उसके बाद यात्रा नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र से होकर सितारगंज तक आएगी। 4 सितंबर को किक्षा में जनसभा के बाद लालकुआं में स्वागत किया जाएगा। हल्द्वानी रामलीला मैदान में सभी दिग्गज जुटेंगे। 5 सितंबर को हल्द्वानी से काला डूंगी, रामनगर, जसपुर और काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा पहुंचेगी। वहीं अंतिम दिन 6 सितंबर को बाजपुर, गदरपुर होते हुए रुद्रपुर में विशाल जनसभा के साथ परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की नाकामियों, झूठे वादे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही कांग्रेस को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। परिवर्तन यात्रा से बदलाव का अमिट संदेश लिखा जाएगा। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। भू कानून को लेकर के लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। आपके सामने देवास्थानम साइन बोर्ड का जो गठन किया है उसको लेकर के भी जो है तीर्थपूर्वक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सारे कर्मचारी जो है आज सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो एक नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और उत्तराखंड के लोगों ने सरकार की परिवर्तन का मन बना लिया है। इसीलिए कांग्रेस कल 3 सितंबर से जो है खटीमा से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 3 सितंबर को खटीमा से परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रही है। कांग्रेस की इस यात्रा के जवाब में भाजपा ने भी 2 जन आशीर्वाद रैली करने का फैसला किया है। 3 सितंबर को कांग्रेसी खटीमा में गरजेंगे तो भाजपाई श्रीनगर गढ़वाल में हुंकार भरेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के चुनाव क्षेत्र श्रीनगर गढ़वाल में भाजपा भव्य जन आशीर्वाद रैली निकालेगी। इस रैली में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सरकार के कई मंत्री, पार्टी के पदाधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजनीतिक पार्टियों के रणनीतिक माहौल में वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। परिवर्तन यात्रा या यात्रा करने का मुझे नहीं लगा कोई औचित्य। सबसे पहले तो उनकी लड़ाई नेतृत्व को लेकर रहती है। कौन नेतृत्व करेगा, कौन लीड करेगा, कौन नेता बनेगा, और यही 4.5 साल में उन्होंने इसमें किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जनता के प्रति जो एक विश्वास राजनीतिक दल के प्रति होना चाहिए, कांग्रेस उस विश्वास को खो चुकी है। कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी नियम पर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी अपने अंदर बहुत से परिवर्तन कर चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष, नई टीम, नया कलेवर। अब कांग्रेस चाहती है कि सियासत में भी परिवर्तन होना चाहिए, जिसके लिए कांग्रेस अब राज्य भर में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कई मुद्दों को लेकर सरकार परिवर्तन की बात भी कह रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का प्रभाव आम जनमानस पर कितना पड़ता है, क्योंकि सत्ता की चाबी तो जनता के पास है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सत्ता में परिवर्तन लाती है या फिर नहीं। जनता टीवी के लिए अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। तो देवभूमि में कांग्रेस 3 सितंबर को खटीमा से चुनावी आगाज करते हुए परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से पूरा कार्यक्रम, पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में जमकर काम किए हैं, जिसको देखकर 2017 के आम चुनावों से ज्यादा बहुमत इस बार भाजपा को मिलने वाला है। परिवर्तन यात्रा या यात्रा करने का मुझे नहीं लगा कोई औचित्य। सबसे पहले तो उनकी लड़ाई नेतृत्व को लेकर रहती है। कौन नेतृत्व करेगा, कौन लीड करेगा, कौन नेता बनेगा, और यही 4.5 साल में उन्होंने इसमें किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जनता के प्रति जो एक विश्वास राजनीतिक दल के प्रति होना चाहिए, कांग्रेस उस विश्वास को
खो चुकी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तन्मयता के साथ लगा हुआ है, हम जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करेंगे। 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त हो, इस सारी भावना को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।